दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः पलक हिंदी अकादमी में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप लोग भी तैयार हो जाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नया है, एकदम नया टॉपिक रीतिकाल के बारे में आज पढ़ेंगे। रीतिकाल के कवि, रीतिकाल के विशेषताएं, रीतिकाल का नामकरण, तो ये सारी चीज़ें आज हमें पढ़ना है। और आप लोगों से एक निवेदन है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाएं और इसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को मैं बताऊंगा, लेकर आऊँगा आपके सामने। और इसके बाद जब ऑब्जेक्ट पेपर हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने मॉडल पेपर लेकर भी आऊँगा। तो जो आप लोगों में से जुड़े हैं वो जुड़े रहें, आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी हिंदी में। तो चलते हैं, अब आप लोग भी हेडिंग डाल लें जल्दी से जल्दी। और हेडिंग है रीतिकाल। रीतिकाल, आज रीतिकाल के बारे में हमें पढ़ना है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, परिभाषा डालना है। परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा में क्या कहा गया है, रीति शब्द जो है, रीतिकाल में रीति जो शब्द है, ये जो रीति शब्द है, इसलिए हमने लिखा रीति का अर्थ है। रीति का अर्थ है। क्या अर्थ है, अब हम देखते हैं अर्थ। रीति का अर्थ है पद्धति, पंथ। ये शब्द क्या किए गए हैं, रीति शब्द के अर्थ को जानने के लिए किए गए हैं कि प्रणाली है, पद्धति क्या है, रीति। ये माना है संस्कृत साहित्य में। अब इसके बाद चलते हैं और अगला पॉइंट बनाते हैं। तो जो आचार्य वामन थे, आचार्य वामन ने रीति को काव्य की क्या कहा है, आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है दोस्तों। आचार्य जो वामन हैं, वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा है। तो रीति को काव्य की आत्मा, सॉरी यहाँ पर की जोड़ना है आपको, काव्य की आत्मा कहा है। किसने कहा है, आचार्य वामन ने कहा है। ये आप लोगों को नोट करना है। इसके बाद फिर हम डालते हैं नामकरण। तो आप लोग भी हेडिंग डाल लें, नामकरण। नामकरण किसका नामकरण, रीतिकाल का नामकरण। कुछ विद्वानों ने किया है, किया तो बहुत सारे विद्वानों ने है, लेकिन आपको सबका याद नहीं करना है, सिर्फ 2-3 मोस्ट जो हैं उनका याद करना है बस। तो हम सबसे पहले नंबर 1 डालते हैं, मिस्र बंधुओं ने नाम दिया है। मिस्र बंधुओं ने नाम दिया है। तो मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है, ये हमें देखना है। और फिर इसके बाद दूसरा जो नाम दिया गया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्हें भी कुछ नाम दिया है, तो हमें देखना है कि इनने क्या नाम दिया है। और इसके बाद जो तीसरा आचार आता है, तीसरा आचार वो है भागीरथ मिश्र का। भागीरथ, कहीं कहीं भागीरथ भी मिल जाता है, तो ध्यान दें, भागीरथ या भागीरथ जो भी लिखना हो, भागीरथ मिश्र, इनने भी नाम दिया है। तो ये क्या करना है, आप लोगों को लिखना है। और इसके बाद हमारे प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो रामचंद्र शुक्ल ने भी नाम दिया है। तो अब देखते हैं हम तीनों लोगों ने क्या नाम दिए हैं। तो आप लोग क्या करें, जल्दी से नोट कर लें। नामकरण में रीतिकाल को किसका नामकरण है, ये आप लोग ध्यान दें। नामकरण जो है किसका है, रीतिकाल का। किसी का नामकरण आपको नहीं याद करना है, जिसमें से मिस्र बंधुओं का और
विश्वनाथ का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये 3 नाम आपके बहुत मोस्ट माने जाते हैं। इसके बाद चलते हैं अगला पॉइंट जो हमारा है, तो आप लोग भी जल्दी से डाल लें। अगला पॉइंट रीतिकाल की धाराएं। रीतिकाल की धाराएं आप लोग भी हेडिंग डाल लें जल्दी से और लिखते हैं रीतिकाल की 3 धाराएं थीं। कितनी धाराएं थीं? 3 धाराएं थी। यह कहते हैं रीतिकाल में 3 धाराएं प्रवाहित हुई थीं। अब देखते हैं वो 3 कौन कौन सी हैं। एक तो कहते हैं रीति सिद्ध है, और इसके बाद जो दूसरा है वो है रीतिबद्ध है, और इसके बाद जो तीसरी धारा है वो है रीति मुक्त धारा। या फिर कह दें कि रीतिकाल में 3 प्रकार के काव्य लिखे गए, एक रीति सिद्ध, एक रीतिबद्ध और एक रीति मुक्त। अब देखते हैं जो रीति सिद्ध हैं इसमें नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बिहारी का, और इसमें रीतिबद्ध में केशवदास का नाम आता है, केशवदास, और रीति मुक्त में घनानंद का नाम आता है, घनानंद का नाम आता है। ये प्रसिद्ध कवि है धाराओं के। तो रीति सिद्ध धारा, रीतिबद्ध धारा और रीति मुक्त धारा 3 धाराएं प्रवाहित हुई थीं। तो यहाँ से भी प्रश्न आपका आ सकता है। और इसके बाद आप लोगों को डालना है हेडिंग। जल्दी से जल्दी हेडिंग डाल लें। और हेडिंग जो आपकी है वो रीतिकाल की विशेषताएं। तो ये धाराओं के नाम लिख लें और फिर इसके बाद हेडिंग डाल लें रीतिकाल की विशेषताएं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी नोट करते जाएं, और मैं आप लोगों की जो ग्रामर है वो बहुत जल्दी अब समाप्त कर दूंगा। रीतिकाल की विशेषताएं। आप लोगों को हिंदी ग्रामर को पढ़ने के लिए और कहीं नहीं जाना है, सिर्फ आपको पलक हिंदी एकेडमी का ध्यान रखना है। चलिए तो लिखते हैं रीतिकाल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आप लोग भी हेडिंग डाल लें जल्दी से जल्दी। रीतिकाल की निम्नलिखित विशेषताएं। अब देखते हैं कौन कौन सी हेडिंगें आती हैं रीतिकाल की काव्य में। तो सबसे पहली जो हेडिंग आती है हमारे यहाँ सामने वो है श्रृंगार रस की प्रधानता। रीतिकाल में सबसे प्रधान रस किसके थे, या सबसे प्रधान रस कौन सा था रीतिकाल का या रीतिकाल के काव्य का? तो श्रृंगार रस नाम देंगे कि रीतिकाल में सबसे प्रधान रस श्रृंगार रस था, और श्रृंगार रस को कवियों ने अपनी कविताओं का मुख्य कह दें रस माना था। इसके बाद जो दूसरी है, दूसरी में लिखना है अलंकारों की प्रधानता। अलंकारों की प्रधानता। तो जो रीतिकाल में काव्य लिखे गए उनमें विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर लिख देना है आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, जितने भी आपने पढ़े हैं सबके नाम लिख देना है। इसके बाद फिर तीसरी जो हेडिंग है डालेंगे दरबारी काव्य की प्रधानता। रीतिकाल में दरबारी काव्य सबसे ज़्यादा लिखे गए थे। दरबारी काव्य की प्रधानता, तो सबसे ज़्यादा दरबारी काव्य लिखे गए थे। और दरबारी काव्य कौन दो भाग थे? रीति सिद्ध कवि भी दरबारी थे, और रीति बद्ध कवि भी क्या थे? दरबारी थे। तो ये दोनों ही
धाराओं के कवि कह दें क्या थे, दरबारी थे। दरबारी का मतलब राजा के दरबार में रहते थे और राजा के दरबार में रहकर उनकी वीरता का गायन करते थे। इसके बाद हमें अगली हेडिंग डालना है रीति मुक्त काव्य। तो रीति काल में रीति मुक्त काव्य भी लिखे गए थे, रीति मुक्त काव्य भी लिखे गए थे, या रीति मुक्त नहीं लिखना है तो सीधा सीधा कह सकते हो मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य लिखे गए थे। और जिसमें से घनानंद का नाम सबसे आगे आ जाता है कि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये सब के सब जो हैं रीति मुक्त धारा के कवि माने जाते हैं। तो रीति काल में मुक्तक काव्य की भी प्रधानता थी और दरबारी काव्य की भी प्रधानता थी। इसके बाद जो 5वीं हेडिंग है उसमें लिखेंगे ब्रज भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग। तो रीति काल में सबसे ज़्यादा कवियों ने किस भाषा का प्रयोग किया था, ब्रज भाषा का प्रयोग किया था, ब्रज भाषा का प्रयोग किया था, जी आपको ध्यान देना है, ब्रज भाषा का प्रयोग। और इसके बाद जो 6वां है, 6वें में हमें लिखना है लक्षण ग्रंथों की रचना, लक्षण ग्रंथों की रचना। तो ये भी कह सकते हैं कि रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ भी लिखे गए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा रीतिकाल के कवियों ने नायक नायिकाओं के प्रेम सौंदर्य आदि का वर्णन किया है। तो आपको भी जल्दी से जल्दी क्या करना है, ये सारी हेडिंग लिखना है और इसके बाद इनका 2-2 लाइन में डिटेल भी करना है, ध्यान दें, डिटेल मत भूलना। और इसके बाद जल्दी से आप लोग क्या कर लें कि रीतिकाल के कवि और रचनाएं डाल लें, रीतिकाल के कवि और रचनाएं। तो हम यहाँ पर एक तरफ डाल लेंगे कवि और एक तरफ हमें लिखना है रचनाएं। तो आप लोग भी जल्दी से डाल लें। और इसमें से सबसे पहले हमें जो नाम लिखना है वो केशवदास का लिखना है, केशवदास का नाम लिख लिया। इसके बाद हमें बिहारी का नाम लिखना है, बिहारी को याद रखना है, ध्यान देना। और बिहारी को याद करने के बाद आपको घनानंद को भी याद करना है। तो ये तीनों धाराओं के देखो एक एक कवि हो गए आपके। केशवदास, केशवदास की जो सबसे प्रमुख रचना है, कह दें प्रसिद्ध रचना, रामचंद्रिका है। केशवदास की रामचंद्रिका है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान देना, ये रचना परीक्षा में पूछी जाती है, अधिकतर ऑब्जेक्ट में पूछ। इसके बाद हम चलते हैं बिहारी। तो बिहारी की एक ही रचना मानी जाती है और उस रचना का नाम है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। सतसई, ध्यान देना, सतसई 700 दोहों का संग्रह। तो लगभग कितने दोहे माने जाते हैं, 2 संख्या हमें मिलती हैं, तो लगभग में चलता है। तो बिहारी सतसई किस छंद में है, दोहा छंद में है, ठीक है। या फिर अगर दोहा नहीं मिलता तो ध्यान देना मुक्तक छंद भी आपको मिल सकता है, मुक्तक छंद भी मिल सकता है। और कितने दोहे हैं आपके सामने। जो घनानंद है, घनानंद तो कह दें बहुत ही प्रेम और मस्ती के कवि थे, मुक्तक काव्य के कवि हैं। और इनने जो रचना लिखी थी वो थी सुजान सागर। रचना जो थी घनानंद की सुजान सागर है। और अगली जो है घनानंद की पद हैं। तो सुजान सागर, ध्यान दें, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ये सुजान कौन थी, तो सुजान घनानंद की प्रेमिका का नाम है। ये बात आप लोग ध्यान रखें और ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लें कॉपी में और याद भी करते जाएं, क्योंकि अभी मैं जब टेस्ट पेपर आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा तो उस समय ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी।